Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 yoga, chapter 1 introduction to yoga and yogic practices. इससे पहले हमने सिलेबस वीडियो में लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस किया है एंड साथ ही आपको कौन से बुक रिसोर्सेज रेफर करने हैं ये चीज़ भी हमने डिस्कस की है। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। हम सब जानते हैं योगा प्रैक्टिस करने से हमारी ऑल ओवर हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ इम्प्रूव होती है अगर हम रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि डिफरेंट आसन एंड डिफरेंट प्राणायाम प्रैक्टिस करने से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स इम्प्रूव होते हैं, उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है एंड फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो हम अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस तरह से जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि योगा सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये योगा का एक एस्पेक्ट है कि हमें योगा प्रैक्टिस करने से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारी ऑल ओवर हेल्थ इम्प्रूव होती है। बट योगा सिर्फ इन्हीं हेल्थ बेनिफिट्स तक लिमिटेड नहीं है, योगा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है एंड सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज, कुछ आसन, इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है योगा। यहाँ पर जब भी हमसे पूछा जाएगा कि योगा क्या है तो उसे डिफाइन कर पाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि योगा डिफरेंट एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। बट फिर भी हम इस चैप्टर में हर एक एस्पेक्ट को ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे एंड समझेंगे कि योगा क्या है। योगा सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स या फिर कुछ आसन और प्राणायाम तक लिमिटेड नहीं है। अंडरस्टूड? इस चैप्टर में हम ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डिटेल में हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये सभी टॉपिक्स आपको कहाँ पर गिवन है? ये गिवन है CBSE स्टडी मटेरियल में, जो आपको फ्रीली CBSE वेबसाइट पर मिल जाता है। एंड इसे कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स सिलेबस वीडियो में बताए हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स का मतलब समझने वाले हैं जो हम योगा में यूज करते हैं। सबसे पहले डिसाइपल ऑफ योगा मींस जो योगा को प्रैक्टिस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेल है तो योगी कहेंगे, फीमेल है तो योगिनी कहेंगे। देन प्रॉप्स मींस ऐसे टूल्स जो हम योगा प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, जैसे आप मैट यूज करते हैं योगा प्रैक्टिस के लिए, तो ये भी प्रॉप्स का पार्ट है। देन आयुर्वेदा एंशिएंट इंडियन साइंस का पार्ट है, जिसमें हम अलग अलग डिजीजेस को नेचुरल मेडिसिन से क्योर करते हैं। एंड यहाँ पर आयुर्वेदा में ही 3 बॉडी टाइप्स बताए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं दोष। तो यहाँ पर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज अष्टांग। अष्टांग में अष्ट का मतलब क्या है? 8। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक ऐसे योगा पाथ की बात करते हैं जिसमें 8 लिम्स मतलब 8 स्टेप्स होते हैं। ये यम से शुरू होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप्स हैं जो अष्टांग में इंक्लूडेड हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे समझेंगे। देन नेक्स्ट स्वाध्याय। स्वाध्याय में 2 वर्ड्स हैं, स्वय और अध्याय। स्वय का मतलब होता है सेल्फ, अध्याय का मतलब होता है अध्ययन। मतलब हम यहाँ पर खुद को स्टडी, मतलब हम खुद को एनालाइज एंड सेल्फ कॉन्शियस रहने की बात कर रहे हैं। देन समाधि, ये मेडिटेशन का एक हायर स्टेट होता है। देन साधना, हम सिद्धि पाने के लिए योगा प्रैक्टिस में साधना करते हैं ताकि हमें सिद्धि प्राप्त हो पाए। हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं चक्र। देन हमारी स्पाइन के बेस में एक ट्राइंगुलर शेप्ड बोन होती है, इसे हम कहते हैं सैक्रम। देन जब हम बिल्कुल प्योर रहते हैं और प्योरिटी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक हम किसी भी और एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होते जिससे हम इम्प्योर हो जाएं, हम बिल्कुल प्योर रहते हैं। प्योर रहने पर जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं ओजस। देन नेक्स्ट इज आसन। बेसिकली हमारे बॉडी पोस्चर को योगा में आसन कहते हैं। हमारी बॉडी का क्या पोस्चर है उसे ही हम आसन कहते हैं। प्राणायाम योगा में एक टाइप की ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है।
इसका एग्जाम्पल है नाड़ी शोधन प्राणायाम। शोधन का मतलब होता है प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हम अपने ब्रीथिंग प्रोसेस को प्योरीफाई करते हैं। यहाँ पर नाड़ी का क्या मतलब है? देखिए, हम सब जानते हैं कि लिविंग बींग्स में लाइफ फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो लिविंग बींग्स हैं, एंड इसी लाइफ फोर्स को हम कहते हैं प्राण। तो ये जो प्राण है ये हमारे अंदर फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हम लिविंग बीइंग है। एंड ये प्राण कैसे फ्लो करते हैं? थ्रू एनर्जी चैनल। मीन्स आप ये मान सकते हैं कि ये एक टाइप का मीडियम है जिसके थ्रू हमारे ये प्राण फ्लो कर रहे हैं। ये जो एनर्जी चैनल है इसे ही हमने कहा है नाड़ी। और 3 तरह की नाड़ी होती हैं। यहाँ पर सूक्ष्म नाड़ी का क्या मतलब है? सूक्ष्म नाड़ी का मतलब है सेंट्रल प्राण चैनल। मीन्स जो 3 हमने बात की कि 3 नाड़ी हैं, तो उसमें से एक नाड़ी है सूक्ष्म नाड़ी, और वो कौन सी है? वो है सेंट्रल चैनल है वो हमारे प्राण फ्लो करने के लिए। देन उज्जयी क्या है? उज्जयी भी एक ब्रीथिंग टेक्निक होती है एंड ये भी एक प्राणायाम का पार्ट है। ओके। ध्यान को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने माइंड को कंट्रोल और फोकस्ड रखने की कोशिश करते हैं, एंड इसी प्रोसेस में हम सेल्फ अवेकनिंग के प्रोसेस में भी जाते हैं। सेल्फ अवेकनिंग मीन्स हम खुद को समझते हैं, हम खुद के बारे में सब चीज़ें पहचानते हैं। इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। देन मुद्रा। योगा प्रैक्टिस के टाइम आपको अलग अलग हैंड जेस्चर्स यूज़ करने होते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में शोन है, ये अलग अलग टाइप के हैंड जेस्चर्स हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मुद्रा। बंध का मतलब होता है इंटरनल लॉक। तो जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो अलग अलग तरह के बंध भी प्रैक्टिस करते हैं, और ये इन्हें बंध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे हम अपने वाइटल फोर्स को, मीन्स हमारे लाइफ फोर्स या प्राण को अपने ही अंदर लॉक करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाइटल एनर्जी को अपने अंदर लॉक करने के लिए हम जिस इंटरनल लॉक का यूज़ करते हैं वो होता है बंध। मंत्र। इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। ओम, ये भी एक मंत्र होता है जो हम योगा प्रैक्टिस के टाइम जिसका उच्चारण करते हैं। पावर योगा, ये अष्टांग योगा का एक पार्ट होता है, टाइप होता है, जिसमें हम फिटनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देन विन्यास। जब हम अलग अलग पोजेस ट्राई करते हैं योगा प्रैक्टिस में, तो जब हम अलग अलग पोजेस ट्राई करेंगे मतलब हमारी बॉडी मूव हो रही है। हमारी बॉडी के मूवमेंट को हमारी सांस से लिंक करना, इसी को हम कहते हैं विन्यास। अब बात करते हैं कि यहाँ पर योगा वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, योगा ये एक इंग्लिश का वर्ड है। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका क्या मीनिंग है? योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को जोड़ रहे हैं? तो यहाँ पर हम अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, मतलब हमारे दिमाग, शरीर और हमारी आत्मा, इन तीनों के मिलन को ही कहते हैं योग। हमने जब योगा वर्ड का मीनिंग समझ लिया है, अब हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ योगा। तो यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने किस तरह से योगा को डिफाइन किया है? योग चित्त वृत्ति निरोध। इन्होंने इस तरह से योगा को डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या है? ये योगा को एक ऐसा प्रोसेस मानते हैं जिसमें हम अपने माइंड की मॉडिफिकेशन मतलब हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, हम हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। एक पल हम कुछ और सोच रहे हैं, दूसरे पल हम कुछ और सोचेंगे, फिर उसी की वजह से हमें और टेंशन हो जाएगी। तो इस तरह के जो मॉडिफिकेशंस हमारे माइंड में कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं, उन सभी को शांत करना, कंट्रोल करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं योगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है योगा को। योग है कर्मासु कौशलम। इसका मतलब क्या है? योगा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो भी काम करते हैं वो स्किलफुली करते हैं, उसमें स्किलनेस होती है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप माइंडफुल हैं, आपको सब चीज़ों के बारे में पता है क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, और आप उस चीज़ को बहुत प्रिसीजन के साथ करते हैं जो भी एक्शन आप कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर योगा को कैसे डिफाइन किया गया है? स्किलनेस इन
एक्शन, मतलब आप अपने एक्शन को कितना स्किलफुली करते हैं, स्किल के साथ करते हैं। मैत्री उपनिषद में कुछ इस तरह से योगा को डिफाइन किया गया है, जब हमारी सांस, दिमाग और हमारे सेंसेस एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, हार्मोनी में काम करते हैं, और एक्चुअली हम किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट में होता है। मतलब हमें सब चीज़ों के बारे में पता तो है, हम अवेयर तो हैं, बट हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे। तो सभी स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस को हम अबैंडन कर देते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ खुद में ध्यान लगाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं योगा। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट टॉपिक, एम ऑफ योगा। पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है, योगा का एम है कैवल्य तक पहुंचना। कैवल्य का मतलब है अल्टीमेट फ्रीडम, मतलब हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। किस चीज़ से? हम जानते हैं कि हम जब इस दुनिया में रहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ लिविंग बीइंग, तो हमारे अराउंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्म। तो ये जो कर्म और सर्कमस्टांसेस, इन दोनों की चेन है, ये एक ऐसी चेन बन जाती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई ना कोई कर्म करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन आ जाएगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर्म करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह से ये चेन चलती ही रहती है और आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। बट इससे बाहर निकलने के लिए ही, इससे मुक्ति पाने के लिए हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम इस चेन से बाहर निकल पाएं और हम खुद को रियलाइज कर पाएं कि हम कौन हैं, हम अपने आप को समझ पाएं। तो अपनी डीपेस्ट बीइंग को रियलाइज करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, यही योगा का एम है। इंसान के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं रिक्वायरमेंट और एक होती हैं डिज़ायर्स। तो देखिए, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हर एक पर्सन के लिए नेसेसरी है। जैसे आपको खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, इसी तरह से आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये सभी इंसानों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट इसके बाद हर एक इंसान की अपनी डिज़ायर होती है कि हमारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए, हमारे पास एक बड़ी कार होनी चाहिए, एंड इनफैक्ट एक नहीं, मल्टीपल कार्स होनी चाहिए, अब तो सुपर कार्स होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो कभी भी ख़त्म होती ही नहीं हैं, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमेशा लिमिटेड होती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें, ना कि अपनी डिज़ायर्स को, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स सिर्फ मटीरियलिस्टिक होती हैं। और ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज आपके पास सुपर कार है तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कल हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा हो ही नहीं कि आप उसे चला पाएँ, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसे सेल कर देंगे, अब आपके पास वो मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं रही, तो अब आप उदास होंगे। तो ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, इन्हीं की वजह से कभी आप खुश होते हैं और कभी आप दुखी होते हैं। बट ये साइकिल चलती रहती है, किस वजह से? क्योंकि आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ हमारी डिज़ायर्स हैं। और जब तक हम जीते हैं तब तक हम इन डिज़ायर्स से बाहर आ ही नहीं पाते, हम अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर ही नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर हम योगा में कैवल्य अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमें कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, मतलब हमें इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीज़ें चाहिए, हमें उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चाहिए, और हम ना ही कोई एक्स्ट्रा डिज़ायर्स रखते हैं। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ में मानते हैं, वो है हमारी स्पिरिट, जो हमेशा अनचेंजिंग रहती है, मतलब यही एक चीज़ है जो हमेशा परमानेंट रहेगी, और बाकी सभी चीज़ें मटीरियलिस्टिक होती हैं और ये परमानेंट नहीं होती। Understood? So next topic is objectives of yoga. First objective, to attain higher level of consciousness. यहाँ पर हम सेल्फ कॉन्शियस होने की बात कर रहे हैं, मतलब हमें खुद को पहचानना होगा, हमें ये समझना होगा कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, एंड सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है हमारी स्पिरिट, हमारी सोल। टू इंटीग्रेट मोरल वैल्यूज़,
हम जानते हैं योगा का सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम योगा के थ्रू मोरल वैल्यू सीखते हैं। हम सीखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें योगा सिखाता है। देन टू प्रैक्टिस मेंटल हाइजीन मीन्स हम जो भी सोचें वो अच्छा सोचें, एंड किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए हमें नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लेकर आनी है। हमें किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना है। हमारे मेंटल थॉट्स प्योर होने चाहिए, तभी हम मेंटल हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू योगा। देन टू डेवलप फोकस एंड कंसंट्रेशन। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा फोकस भी डेवलप होता है और हम हर चीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। मीन्स आपने योगा प्रैक्टिस की, तब आपका सारा फोकस कहाँ था? योगा करने में, अपनी बॉडी पर। और फिर जब आपने योगा प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है, फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी। देन टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते हैं, एंड आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होती है और आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन भी इम्प्रूव होता है। बेसिकली यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम योगा प्रैक्टिस करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, हमारी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगी और साथ ही मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो जब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगी तो जो हमारे बॉडी और माइंड का कनेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, और इसी वजह से हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक, मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा। हमें कुछ चीज़ें गलत पता है या फिर हमें कंप्लीट नहीं पता, जिस वजह से हम योगा के कंप्लीट बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है योगा कैन बी डन एनीवेयर एंड एनी टाइम। बट ऐसा नहीं होता है। योगा करने के लिए हमें एक ऐसी प्लेस चाहिए जो प्योर हो, क्लीन हो, मीन्स वहाँ पर ना ही कोई डस्ट हो एंड वहाँ पर नेचुरल एयर का सर्कुलेशन हो। इसलिए आप किसी भी प्लेस में, लाइक कोई पॉल्यूटेड प्लेस है, वहाँ पर डस्ट है, तो वहाँ पर आपको योगा नहीं करना चाहिए। देन योगा कैन बी डन एनी टाइम, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं उसके जस्ट बाद आप योगा नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं कि कब आपको योगा करना चाहिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। ओके। देन योगा इज टू बी परफॉर्म्ड ओनली बाय सन्यासी सेजेस। हम सोचते हैं कि जो सन्यासी हैं सिर्फ वही योगा परफॉर्म कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सन्यासी योगा परफॉर्म करते हैं, बट जो नॉर्मल पीपल हैं, जो कोई काम कर रहे हैं या फिर जैसे कोई स्टूडेंट है या फिर आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आप योगा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन योगा इज अ टाइप ऑफ रिलीजन। हम सोचते हैं कि योगा सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन से एसोसिएटेड है एंड इसे दूसरे रिलीजन के लोग फॉलो नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। योगा एक प्रैक्टिस है एंड उसे किसी भी टाइप के रिलीजन के लोग कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Then yoga means only renunciation, त्याग of the world, relations, duties, obligations। मतलब हम ये समझते हैं कि अगर हम योगा प्रैक्टिस करने लगे तो हम हर चीज़ का त्याग कर देंगे, मतलब हम हर चीज़ को छोड़ देंगे, हमारी फैमिली, रिलेशंस, हमारी ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आप इन सभी को मैनेज करते हुए भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओनली फिट, रिच एंड हेल्दी पर्सन कैन प्रैक्टिस योगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप फिट और हेल्दी हैं, आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफकोर्सली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अनहेल्दी हैं, आपको कोई डिजीज़ है और फिर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है, जिस वजह से अगर हमें कोई डिजीज़ है भी तो वो भी ठीक हो जाती है और हमारी जो भी बीमारी है वो क्योर हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अनहेल्दी हैं भी, तब भी आप उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि योगा प्रैक्टिस करने के लिए आप हेल्दी हों, ये ज़रूरी नहीं है। देन योगा ऑलवेज टारगेट्स एट रिड्यूसिंग वेट।
हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम तो ऑलरेडी स्लिम हैं, तो हमें योगा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। योगा हमारे बॉडी फंक्शनिंग को प्रॉपर बनाती है, और जब बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है तो हमारा वेट एक नॉर्मल वेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरवेट हैं तो हमारा वेट नॉर्मल वेट मतलब रिड्यूस हो जाएगा, और अगर हम अंडर वेट हैं तो हम वेट गेन कर पाएंगे, क्योंकि योगा हमारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर कर देगा, हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे होंगे, जिस वजह से हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो प्रॉपरली हो पाएंगे, और अब हम इजीली वेट गेन कर सकते हैं अगर हम अंडर वेट हैं। तो इसलिए योगा कभी भी सिर्फ वेट रिड्यूस करने पर फोकस नहीं करता है। योगा का मेन पर्पस है, योगा से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, वो हमारे बॉडी फंक्शनिंग को प्रॉपर बनाता है। अंडरस्टूड? Then yoga is nothing but just various forms of meditation and nothing else. हम कभी कभी सोचते हैं कि योगा का मतलब है मेडिटेशन, बट मेडिटेशन योगा का एक एस्पेक्ट है। हम योगा में मेडिटेशन भी करते हैं, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम योगा में प्रैक्टिस करते हैं। देन योगा इज ओनली कन्फाइंड टू आसन्स एंड प्राणायाम। योगा में हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ आसन और प्राणायाम तक योगा लिमिटेड नहीं होती है। देन आसन्स एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज आर डिफरेंट नॉमेनक्लेचर विद सेम बेनिफिट्स। हमें लगता है कि आसन और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, एंड बस हमने इनका नेम डिफरेंट रखा है, बट इनके बेनिफिट सेम है। बट जब हम बात करते हैं आसन्स की, तो इनको परफॉर्म करने का वे भी डिफरेंट होता है और इनके बेनिफिट्स भी डिफरेंट होते हैं। बट जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, इनको भी करने का वे डिफरेंट है, इनकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, एंड इनके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें सेम हैं। हिस्ट्री ऑफ योगा, यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि योगा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और किस तरह से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। तो देखिए, फर्स्ट रिलीजन या फर्स्ट बिलीफ सिस्टम के एग्जिस्टेंस से भी पहले से ही योगा एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि योगा का ओरिजिन फर्स्ट रिलीजन से भी पुराना है। तो यहाँ पर हम मानते हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर हम ये मानते हैं कि भगवान शिव ही पहले योगी हैं, और पहले हैं मतलब फर्स्ट हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं आदि योगी। आदि योगी का मतलब है फर्स्ट योगी। और भगवान शिव ने ही कांति सरोवर हिमालयाज पर सप्त ऋषियों को योगा का ज्ञान दिया, इसलिए भगवान शिव को आदि गुरु भी कहते हैं। आदि गुरु मतलब फर्स्ट गुरु। एंड क्योंकि इन्होंने इन सभी को ज्ञान दिया, सप्त ऋषियों को, द ग्रेट सेवन सेजेस को, तो ये जो सेवन सेजेस थे, ये फिर अलग अलग पार्ट्स में गए, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जाकर इन्होंने योगा के बारे में सभी को ज्ञान दिया। तो इस तरह से योगा हर एक पार्ट में स्प्रेड हुआ। एंड अगर बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर अगस्त्य सप्तऋषि ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किया, सभी को ये समझाने के लिए कि लाइफ को योगिक वे में कैसे जीना है, इस कल्चर को कैसे डेवलप करना है, ये समझाने के लिए अगस्त्य सप्तऋषि ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किया। अब बात करते हैं ऐसे कुछ फिजिकल एविडेंसेस की जो ये सिग्निफाई करते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, एंशिएंट इंडिया में भी योगा प्रेजेंट था। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आप जानते हैं ये एक एक्चुअल सिविलाइजेशन था जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था अराउंड 2700 BC। और यहाँ पर जब एक्सकेवेशन किए गए, जब मॉडर्न टाइम्स में यहाँ पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए एक्सकेवेशन किए गए, तो यहाँ पर सील्स मिले, देन फॉसिल रिमेन्स थे। तो इन सभी की हेल्प से ये पता चला कि हाँ, यहाँ पर योगा प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो सील्स वगैरह थे, इसमें हमें योगिक फिगर्स दिखाई देते थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बहुत पॉपुलर सील है जिसे हम कहते हैं पशुपति सील। तो ये जो पशुपति सील है, ये एक तरफ से ब्रोकन है, बट अगर आप इसे ध्यान से देखें, जितना पार्ट इसका विजिबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल फिगर है, जो बाकी फिगर से थोड़ी सी एनलार्ज्ड है, इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन योगा के आसन में बैठा है, राइट। तो इससे ये सजेस्ट होता है कि हाँ, योगा प्रेजेंट था एंशिएंट इंडिया में। और साथ ही हमें और भी सील्स एंड आइडल्स मिले हैं, मतलब मूर्तियां मिली हैं, जो ये सिग्निफाई करती हैं कि जो उस टाइम की मदर गॉडेस थी, मतलब हम सपोज करते हैं कि वो मदर गॉडेस होंगी,
और वो तंत्र योगा परफॉर्म कर रही हैं, ऐसी सील्स और आइडल्स मूर्तियां हमें मिले हैं, जैसे यहाँ पर इमेज में शो किए गए हैं। तो इन सभी से सिग्निफाई होता है कि हाँ, एंशियंट इंडिया में भी योगा प्रेजेंट था। इंडिया में अलग अलग फोक ट्रेडिशंस प्रेजेंट हैं एंड इन सभी फोक ट्रेडिशंस में हमें कहीं ना कहीं योगा का प्रेजेंस देखने को मिलता है। वेद, उपनिषद, ये ऐसे टेक्स्ट हैं जहाँ पर योगा के बारे में लिखा हुआ है। हमें पता चलता है कि योगा बहुत पहले टाइम में भी एग्जिस्ट करता था एंड बुद्धिस्ट, जैन ट्रेडिशंस, इन सभी में भी योगा का प्रेजेंस है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है एंड ये यहाँ पर एक योगासन में बैठे हैं। इसी तरह से यहाँ पर लॉर्ड महावीर हैं, ये मेडिटेशन की स्टेट में बैठे हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये सभी योगा प्रैक्टिस करते थे और क्योंकि ये प्रैक्टिस करते थे तो इनके फॉलोअर्स भी प्रैक्टिस करते थे एंड इसी तरह से ये योगा आगे फॉरवर्ड हुआ। देन दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इन सभी में हमें योगा का प्रेजेंस देखने को मिलता है। शैविज्म, वैष्णविज्म, तांत्रिक ट्रेडिशंस, इन सभी में योगा का प्रेजेंस है एंड हेंस हमें ये पता चलता है कि इंडिया के जो ट्रेडिशंस, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो बहुत पहले टाइम से चले आ रहे हैं, उन सभी में योगा का प्रेजेंस पहले से ही है। तो योगा कोई ऐसी नया कंसेप्ट नहीं है जो रिसेंटली डेवलप हुआ हो, ये बहुत एंशियंट कंसेप्ट है एंड एक एंशियंट साइंस है जो बहुत पहले टाइम से एग्जिस्टेंस में है। नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ योगा। योगा के बारे में कई थ्योरीज हैं। सबसे पहले इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है जो हमारे एंशियंट वैदिक टेक्स्ट हैं और इसका एविडेंस हमें ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन IVC में भी मिलता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था पशुपति सील भी एक एविडेंस है जो ये डिपिक्ट करती है कि उस टाइम पर भी योगा एग्जिस्टेंस में था। तो इससे हमें पता चलता है कि योगा 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि अगर वो चीज़ उस टाइम एग्जिस्ट कर रही है जबकि हमें एविडेंस मिले हैं तो उससे पहले से ही वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि कब से स्टार्ट हुआ योगा, बट हमें ये आइडिया है कि ये बहुत एंशियंट प्रैक्टिस है। अगर बात करें कि इसके क्या क्या फॉर्म्स रहे, मतलब इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड आज हम इसे किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो इनिशियली जब इसे इन्वेंट किया गया, इनिशियली ऋषि मुनि इसे यूज करते थे मेडिटेशन करने के लिए, मतलब ध्यान लगाने के लिए। बट टाइम के साथ साथ ये रियलाइज किया गया कि ये सिर्फ ध्यान लगाने में ही हेल्प नहीं करता है, बट इसके और भी अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ पर। तो टाइम के साथ साथ हम इसे सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही नहीं बट हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज करने लगे। तो ये जो इतनी लंबी जर्नी रही है, 5000 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी जर्नी है इसकी, एंड ये जो इतनी लंबी जर्नी है इसमें योगा ने बहुत सारे फॉर्म्स लिए हैं। वैदिक पीरियड के बाद योगा में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ जो महर्षि पतंजलि ने किया। पतंजलि ने योगा के कंसेप्ट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया और एक टेक्स्ट लिखा जिसे हम पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। ये टेक्स्ट अभी तक योगा का फाउंडेशन माना जाता है एंड इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पतंजलि ने क्रिएट किया वो अभी तक वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस होता है। इस फिलॉसफी को वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पर भले ही पतंजलि का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट और भी बहुत सारे ऋषि ऐसे रहे हैं जिन्होंने योगा के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बट ऑफ कोर्सली महर्षि पतंजलि का सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो अब हम यहाँ पर योगा के इवोल्यूशन को समझने के लिए 3 फॉर्म्स में इसको डिवाइड करने वाले हैं। 3 पीरियड्स में हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है प्री पतंजलि पीरियड जो 500 BC से पहले का पीरियड है। देन पतंजलि पीरियड, ये 500 BC से 800 AD तक माना जाता है एंड देन 800 AD ऑनवर्ड्स पोस्ट पतंजलि पीरियड कंसिडर किया जाता है। ये 3 पीरियड्स अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
फर्स्ट इज प्री पतंजलि पीरियड। ये वेद एरा भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर सभी वेद और उपनिषद लिखे गए थे इस पीरियड में। देन वेद क्या है और उपनिषद क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले वेद, ये ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें हिम्स, फिलॉसफी, लाइफ की गाइडेंस के बारे में बताया जाता है। ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखे गए थे। संस्कृत को हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। एंड हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वेद किसने लिखे हैं, राइटर कौन है, क्योंकि ओरिजिनली वेद को ओरली इम्पार्ट किया गया था। क्योंकि एंशियंट इंडिया में जो ट्रेडिशन था वो ओरल ट्रेडिशन था, मतलब जो भी सिखाना है वो ओरली सिखाते थे। तो ओरिजिनली वेद को ओरली ही इम्पार्ट किया गया, बट उसे लिखा किसने ये हमें नहीं पता है। बट यस, ये कंसिडर किया जाता है कि ओल्डेस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वेद जो ह्यूमंस ने लिखे हैं। देन यहाँ पर 4 टाइप के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमें हिम्स एंड प्रेयर्स के बारे में बताया जाता है। यजुर्वेद में हमें रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया जाता है। सामवेद में म्यूजिकल हिम्स गिवन हैं। एंड अथर्ववेद में डेली लाइफ, हेल्थ, मेडिसिन, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये हैं 4 वेद। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग डाउन ऑन फीट, मतलब हम यहाँ पर शिक्षा लेने की बात कर रहे हैं, हम कुछ सीखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब हम खुद को अल्टीमेट ट्रुथ को पहचानते हैं। इनर पीस के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और ये वेद का एसेंस माने जाते हैं। बात करें उपनिषद कितने अवेलेबल हैं, तो जिस तरह से हमने पढ़ा कि 4 वेद हैं, इसी तरह से कितने उपनिषद हैं, तो 200 से ज़्यादा उपनिषद अवेलेबल हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज पतंजलि पीरियड। ये वो पीरियड है जहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र बुक कंपाइल की एंड जो भी उनके सूत्र थे, सूत्र मतलब फॉर्मूला, वो सभी इसी बुक में कंपाइल किए गए। सो इस बुक में टोटल 196 सूत्र हैं, मतलब फॉर्मूले हैं। सो इस बुक को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद एंड कैवल्य पद। सबसे पहले बात करते हैं समाधि पद के बारे में। इस सेगमेंट में पतंजलि समाधि के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। समाधि एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम सेल्फ कॉन्शियस होते हैं एंड हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट को अचीव करते हैं। देन साधना पद, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो मेडिटेशन, साधना, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करता है एंड ये हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। देन विभूति पद, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि योगिक प्रैक्टिसेस किस तरह से हमें सुपर नेचुरल पावर्स गेन करने में हेल्प करती हैं एंड योगा प्रैक्टिस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देन कैवल्य पद, इस सेगमेंट में पतंजलि एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा बॉडी, माइंड, सोल सभी कनेक्ट हो पाते हैं, हार्मोनी में काम करते हैं। एंड जब हम ये सभी इन तीनों का इंटरकनेक्शन देखते हैं थ्रू योगा, उसी को हम कहते हैं कैवल्य, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें यूनाइट हो जाएंगी एंड हम एक ऐसी स्टेट अचीव करेंगे जहाँ पर हमें अल्टीमेट फ्रीडम मिल जाता है, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। देन पोस्ट पतंजलि पीरियड, पतंजलि पीरियड के बाद पोस्ट पतंजलि पीरियड स्टार्ट हुआ एंड ये अभी तक कॉन्टिन्यूड है। सो अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में जो योगा है वो पहले से रिलेटेड है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। टाइम के साथ साथ योगा इवॉल्व हुआ है। हमने पढ़ा था कि योगा टाइम के साथ साथ डिफरेंट फॉर्म्स में इवॉल्व हुआ है। तो हर एक योगी जिन्होंने भी योगा प्रैक्टिस किया, उन्होंने अपनी तरह से अपने यूनिक स्टाइल में योगा को प्रमोट किया। वहाँ पर कुछ यूनिक कैरेक्टर्स तो होते थे, बट वहाँ पर जो मेन था वो था बेसिक फॉर्म। योगा का बेसिक फॉर्म जो कभी चेंज नहीं हुआ, वो सभी स्टाइल्स में एक ही रहा है। तो हर एक स्टाइल में कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, बट जो बेसिक फॉर्म था वो सभी में सेम रहा एंड वो इवन यहाँ पर मॉडर्न योगा में भी सेम है। तो मॉडर्न योगा को हम हठ योग या फिर फिजिकल योग भी कहते हैं एंड यहाँ पर हम पोस्चर्स, आसन्स, इन सभी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड हठ योग कुंडलिनी योग से रिलेटेड है, जो राजयोग का पार्ट है। और इसमें हम बेसिकली योगा के जो 4 पार्ट्स हमने देखे, उन सभी का मिक्स है मॉडर्न योगा। एंड इसमें हम किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, पोस्चर्स एंड आसन्स पर। हम जानते हैं बॉडी पोस्चर्स को ही आसन कहते हैं, तो यहाँ पर हम आसन्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड हम
एक ही एस्पेक्ट पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मॉडर्न योगा में, बट हम जानते हैं कि अगर हमें योगा के कंप्लीट बेनिफिट्स लेने हैं तो उसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखना होगा। एंड होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिना किसी रिलीजियस इंक्लिनेशन के भी आप योगा का कंप्लीट बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप योगा को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, उसे एक लाइफस्टाइल की तरह प्रॉपरली अडॉप्ट करते हैं। Now next topic, contribution of योग gurus in spreading yoga. So initially जब योगा ओरिजिनेट हुआ तो वो स्प्रेड किस वजह से हो पाया, क्योंकि अलग अलग योग गुरुओं ने अलग अलग टाइम पर योगा को स्प्रेड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड किया है। तो हम यहाँ पर ऐसी ही कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ को देखने वाले हैं। स्वामी शिवानंद, श्री टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कोवल्यानंद, श्री योगेंद्र, स्वामी रमा, श्री औरोबिंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, पत्तभी जोयस, BKS अयंगर एंड स्वामी सत्यानंद सरस्वती। ये सभी ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने योगा को स्प्रेड करने में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है। बात करें BKS अयंगर की, सो इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ योगा स्टाइल डेवलप किया जिसे हम कहते हैं अयंगर योगा। सो ये वर्ल्ड वाइड वेल नोन है अयंगर योगा, एंड इसमें इन्होंने योगा के पोस्चर्स को डिटेल में समझाया और प्रिसीजन को इम्पोर्टेंस दी, समझाया कि हमें प्रिसीजन के साथ योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो इनका स्टाइल अयंगर योगा आज भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। देन बात करें मॉडर्न टाइम्स की, तो आज के टाइम में भी ऐसे योग गुरु प्रेजेंट हैं जो योगा को स्प्रेड करने में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसमें दो सबसे प्रोमिनेंट नेम हैं, श्री श्री रविशंकर एंड स्वामी रामदेव। इन्होंने कॉमन हाउस होल्ड्स तक योगा एक्सेसिबल बनाया है। अब कॉमन मैन भी योगा को अपनी डेली लाइफ की एक प्रैक्टिस समझते हैं एंड योगा को एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं एंड इवन प्रैक्टिस भी करते हैं। सो ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने में एंड ऑलमोस्ट हर एक तक योगा को पहुंचाने में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिशनर्स। फर्स्टली, एज फॉर योगा, एज सच कोई लिमिटेशन नहीं होता है एज के लिए। कोई भी किसी भी एज का पर्सन योगा प्रैक्टिस कर सकता है, वो कोई किड है या एडल्ट पर्सन है, एल्डर पीपल हैं, सभी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड योगा के बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट ये एडवाइसेबल है कि आप पहले से अपनी मेडिकल कंडीशंस पहले से ही कंसिडर करें, बिकॉज हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आप स्पेसिफिक योग आसन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में पहले से प्रॉपरली पता होना चाहिए एंड एक प्रॉपर डॉक्टर या फिर योगा प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेकर ही आपको योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन आइडियल प्लेस फॉर योगा, योगा एक ऐसी प्लेस में करना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो एयर का एंड नेचुरल एयर होनी चाहिए। हमें आर्टिफिशियल एयर को अवॉइड करना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम योगा आउटडोर्स में प्रैक्टिस करें, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में। एंड जब कभी वेदर ठीक नहीं होता है, लाइक आंधी चल रही है, वहाँ पर बहुत डस्ट है, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो ऐसे में हमें योगा प्रैक्टिस करना अवॉइड करना चाहिए। एंड देन हमें ये इंश्योर करना है कि जब हम योगा मैट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे चारों तरफ इतना स्पेस है ताकि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। सपोज करते हैं कि हम शीर्ष आसन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इमेज में शोन है, अगर बाई चांस हम गिर जाते हैं बट हमारे साइड में कुछ रखा है तो उससे हमें चोट लग सकती है, तो इसलिए हमारे चारों तरफ इतना स्पेस होना चाहिए। एंड हमें आर्टिफिशियल एयर को अवॉइड करना है, सो इलेक्ट्रिक फैन, AC, इन सभी में हमें योगा प्रैक्टिस करना अवॉइड करना है एंड हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में ही योगा प्रैक्टिस करनी है। देन आइडियल क्लोथ्स फॉर योगा, योगा के लिए हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं जिनमें हम आसानी से योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूज होने चाहिए, ज़्यादा टाइट ना हो, एंड हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे क्लोथ्स हमारी बॉडी को प्रॉपरली कवर करते हैं, जैसे हमारी कल्चरल बिलीफ्स हैं उसी के अकॉर्डिंग।
देन रिमूव योर स्पेक्टिकल्स, वॉचेस और एनी ज्वेलरी। अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पहनी हुई है जो आप योगा के टाइम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे, सपोज करते हैं आपने अपने स्पेक्स पहने हुए हैं और आप स्पेक्स पहनकर ही योगा परफॉर्म कर रहे हैं, बट योगा के टाइम वो गिर भी सकते हैं और उससे आपको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो आपने पहन रखी है उसे रिमूव कर दें, एंड इससे आपको हार्म हो सकता है, इसलिए आपको इसे योगा प्रैक्टिस के टाइम नहीं पहनना है। देन योगा प्रैक्टिस के लिए हमें योगा मैट यूज़ करना चाहिए। योगा मैट प्रेफरेबली नेचुरल मटेरियल का होना चाहिए, या फिर हम फोल्डेड ब्लैंकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं योगा के लिए। एंड हमें स्पॉन्जी या फिर एयर फिल्ड मैट्रेसेस को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे हमारी स्पाइन को वो सपोर्ट नहीं मिलता जो सिंपली मैट पर बैठने से मिलेगा। तो इसलिए हमें मैट को ही प्रेफर करना है, या फिर ब्लैंकेट्स। देन आइडियल डाइट फॉर योगा। एज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि योगा प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है, बट आप ये ध्यान रखें कि आप नेचुरल फूड कंज्यूम करें जो न्यूट्रिएंट से फिल्ड हो, एंड एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करें। एंड इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं तभी आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक वेजिटेरियन लाइफ रखें, क्योंकि एडवांस लेवल में ये रिक्वायर्ड होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम योगा को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाते हैं तो हमें क्या करना है, कैसी डाइट फॉलो करनी है। हमें अपना आधा पेट खाने से भरना है, 1/4 वाटर से, और क्वार्टर को एम्प्टी रहने देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ही हमारी बॉडी फिट और एक्टिव रहेगी। अगर हम हद से ज़्यादा खाना खा लेंगे और फिर हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये एडवाइसेबल है कि आप इस तरह से अपनी डाइट को कंज्यूम करें। देन नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ स्टमक। ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि जब हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमारा स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। एंड इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि योगा अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा स्टमक एम्प्टी होता है। बट कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम अर्ली मॉर्निंग योगा प्रैक्टिस कर पाएँ। हो सकता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उस केस में हमें प्रेफर करना चाहिए कि हमारे लास्ट मील के बाद एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप दें और फिर योगा प्रैक्टिस करें। सो हमें ध्यान रखना है कि फुल स्टमक पर आपको योगा प्रैक्टिस नहीं करना। देन वे ऑफ ब्रीथिंग। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपनी नाक से ही सांस लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना है। एंड ये इंपॉर्टेंट है सो दैट हमें योगा के फुल बेनिफिट्स मिल पाएँ। सो हमें एक नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है थ्रू नोज। देन बॉडी कंडीशंस वाइल डूइंग योगा। हमें ध्यान रखना है कि जब हम योगा प्रैक्टिस करें तो हम रिलैक्स्ड हों एंड काम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं बट योगा प्रैक्टिस करने से हम और ज़्यादा थक रहे हैं एंड हमारी बॉडी कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है योगा प्रैक्टिस। सो ऐसी कंडीशन में योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है। हम ये इंश्योर करेंगे कि जब हम योगा प्रैक्टिस करें तब हमें फीवर नहीं है, एंड हमें कोई और डिजीज़ है तो हमें पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक योगासन ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक डिजीज में नहीं परफॉर्म करने होते, एंड कुछ स्पेसिफिक आसन ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिक डिजीज को क्योर करने में, सही करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमें अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करना है कि हमें कौन से योगासन परफॉर्म करने हैं और कौन से परफॉर्म नहीं करने हैं, ताकि हमें योगा का कंप्लीट बेनिफिट मिले एंड कोई भी डिसएडवांटेज ना हो। देन कुछ स्पेसिफिक आसन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी बॉडी की पोजीशन इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब अपसाइड डाउन, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। ये है शीर्ष आसन, इसमें हमारी बॉडी पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है। तो इस तरह के आसन्स फीमेल प्रैक्टिशनर को तब अवॉइड करने चाहिए जब उनकी मेंस्ट्रुएशन चल रही है, मीन्स उनके पीरियड्स चल रहे हैं, तब उन्हें इस तरह के आसन्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बॉडी को हार्म हो सकता है। बट येस, कुछ स्पेसिफिक आसन्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे उन्हें बेनिफिट भी मिलता है। बट इस तरह के आसन जिसमें इन्वर्टेड पोजीशन हो जाए, ये नहीं प्रैक्टिस करने हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। देन पेन इन बॉडी वाइल डूइंग योगा। अगर आप योगा इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी तक योगा प्रैक्टिस नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप इनिशियली योगा प्रैक्टिस के टाइम पेन
फील करें एंड आपको पेन हो, क्योंकि आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स अभी तक स्टिफ कंडीशन में हैं एंड इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हुए हैं। बट अगर ये पेन टाइम के साथ अनबियरेबल रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि टाइम के साथ आपको रिलैक्सेशन फील हो रहा है, तो आपको योगा स्टॉप कर देनी है एंड अपने इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनिशियली योगा परफॉर्म करने के लिए एक्सेसिव प्रेशर वहाँ पर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से जो स्टिफ कंडीशन थी वो फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं पाई, बट वहाँ पर और कोई डैमेज भी हो गया है जिस वजह से आपको एक्सेसिव पेन हो रहा है। तो इसलिए पेन को इग्नोर भी नहीं करना है। इनिशियली हो रहा है तो ठीक है, बट अगर वो टाइम के साथ रिलैक्स नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देन यू हैव टू कंसल्ट योर इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट टॉपिक, डूज ऑफ योगा। हमें योगा में क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। देन इट इज़ एडवाइसेबल दैट वन शुड वेक अप एंड प्रैक्टिस योगा इन ब्रह्म मुहूर्त। सो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:24 AM से 5:24 AM तक। इसी टाइम के बीच हमें उठना है और योगा प्रैक्टिस करनी है। देन योगा प्रैक्टिस में जब भी हमने पहले से ही डाइट कंज्यूम कर ली है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर लिक्विड डाइट कंज्यूम की है तो हमें 1 आवर तक वेट करना है। रिफ्रेशमेंट्स कंज्यूम किए हैं तो 3 आवर्स तक वेट करना है। एंड अगर फुल मील कंज्यूम किया है तो 5 आवर्स तक वेट करना है योगा प्रैक्टिस करने के लिए। देन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप योगा प्रैक्टिस करने से पहले ही नहाएं, आप उसके बाद भी नहा सकते हैं, बट आपको उसके बाद वेट करना है कुछ टाइम। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली योगा परफॉर्म करना स्टॉप किया एंड इमीडिएटली नहाने चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ टाइम वेट करना है। हमें योगा प्रैक्टिस करने के लिए एक लेवल फ्लोर पर प्रैक्टिस करनी है, मींस अनइवन फ्लोर नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए डोर्स एंड विंडोज़ होने चाहिए, जहां से एयर का भी प्रॉपर वेंटिलेशन हो और प्रॉपर सनलाइट भी आ रही हो। अगर हम अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ताकि हम सनरेज में योगा प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड इसी तरह से अगर हम इवनिंग में योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा मुंह वेस्ट या साउथ की तरफ होना चाहिए। एंड हम योगा जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ध्यान रखना है डायरेक्टली फ्लोर पर योगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहाँ पर योगा मैट या फिर फोल्डेड ब्लैंकेट को यूज़ करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक, डोंट्स ऑफ योगा। हमें योगा में क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर उनके पीरियड्स चल रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि वो रेगुलर योगा प्रैक्टिस ना करें। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से मतलब है कुछ स्पेसिफिक आसन या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज मानी जाती हैं, तो वो अगर आप ऐसे कंडीशन में करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो इसलिए रेगुलर योगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उतनी रिग्रेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बट येस, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ आसन्स होते हैं जो ऐसी कंडीशन के लिए भी रिकमेंडेड होते हैं एंड उससे हमें बेनिफिट भी मिलता है, तो वो आसन्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, फुल स्टमक पर योगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके कुछ टाइम बाद तक हमें वेट करना है जब भी हमने अपना मील कंज्यूम किया है। तो अगर लार्ज मील है तो 2 to 3 आवर्स तक वेट करना है। एंड अगर हमने पूरा भरपेट खाना खाया है तो एटलीस्ट हमें 5 आवर्स वेट करना चाहिए, सो दैट वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए एंड तब हम योगा प्रैक्टिस करें। देन इमीडिएटली योगा के बाद आपको ना ही नहाने जाना है और ना ही पानी पीना है। इमीडिएटली योगा परफॉर्म करने के बाद एटलीस्ट आप 30 मिनट्स तक वेट करेंगे। देन अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर आपको कहीं पर स्प्रेन या फ्रैक्चर है, ऐसे में आपको योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है। एंड इवन अगर आप ठीक भी हो जाते हैं उसके बाद भी आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और फिर योगा को रिज्यूम करना है। देन जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ओवर स्ट्रेचिंग का भी
डर होता है, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई तो उससे आपके मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। देन एक ऐसी प्लेस में योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है जो क्लीन नहीं है या फिर वहाँ पर कोई फाउल स्मेल है, ऐसे एरियाज में योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है। एंड ना ही स्टॉर्म विंड्स में, मतलब जहाँ पर आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, वहाँ पर धूल उड़ रही है, तो ऐसी जगह भी आपको योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है। Then next topic, major benefits of yoga. फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन इम्यूनिटी। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हम और ज़्यादा इम्यून बनते हैं, हमें डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिलता है। देन हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन मिलती है। एंड हमारी बॉडी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। एंड जब हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो हमें इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन हमारा बॉडी पोस्चर भी इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी पर्सनल इमेज भी इम्प्रूव होती है। देन पॉजिटिविटी इन माइंड, हमारे माइंड से सभी नेगेटिव फीलिंग्स रिमूव हो जाती हैं एंड हमारे माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जिससे हमें हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इन सभी से प्रोटेक्शन मिलता है। देन हमारा बॉडी सिस्टम इतना प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है योगा प्रैक्टिस से कि हमारी बॉडी एक आइडियल बॉडी वेट अटेन करती है। अगर हमारा वेट पहले से ओवर वेट था तो हम वेट रिड्यूस करते हैं। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। और अगर हम अंडर वेट थे तो वो भी एक ठीक बात नहीं है। तो उस केस में भी हमें आइडियल बॉडी वेट गेन करना है, तो उस केस में वेट इंक्रीज में हेल्प करेगा योगा। तो योगा सिर्फ रिडक्शन के लिए ही यूज नहीं किया जाएगा, वेट रिडक्शन के लिए। योगा को वेट इंक्रीज के लिए भी यूज किया जाता है। बट योगा ऑल ओवर हेल्प किस चीज में कर रहा है? आइडियल बॉडी वेट को अटेन करने में। अब वो रिड्यूस करके अटेन करना है या इंक्रीज करके अटेन करना है, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। देन इम्प्रूव्ड मसल स्ट्रेंथ, हमारी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, हम और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। एंड हमारी वाइटल एनर्जी भी इम्प्रूव होती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। हम जानते हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बट ये सभी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सभी यूनाइटेड हैं, एक हैं, हम सभी इंडियंस हैं। सो इस कंसेप्ट को ही हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो ये दो कंसेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि हम सभी भले ही यूनिफॉर्म हो या फिर ना हो, मतलब हो सकता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे सामने वाला ना सोचता हो, या फिर जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं सामने वाला वो रिलीजन ना फॉलो करता हो। मतलब हमारे बीच में चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं हैं, बट फिर भी यूनिफॉर्मिटी ना होने के बाद भी हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि हम डाइवर्स हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हम सभी अलग रिलीजन्स में मानते हैं, अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। इस डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। हम इस चीज़ के ऊपर लड़ाई नहीं करते कि हम एक दूसरे से अलग हैं तो हमें अलग हो जाना चाहिए एंड अलग अलग रहना चाहिए। नहीं, हम एक ही कंट्री का पार्ट बनकर रहते हैं। भले ही हमें डाइवर्सिटी है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। जिसका जो मन है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और इसी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए हम यूनाइटेड रहते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। योगा का कंसेप्ट भी हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में सिखाता है। सबसे पहले जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम एग्जॉस्टेड ना हो। मीन्स हम एक ऐसे पोस्चर में हो, एक ऐसी पोजीशन में हो जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। हम उस टाइम पर अगर थके हुए हैं तो हमें रेस्ट करना चाहिए, बट हमें तभी योगा को प्रैक्टिस करना चाहिए जब हम बिल्कुल टायर्ड ना हो। अगर आप टायर्ड हैं पहले से ही और फिर आप योगा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। देन आपको ट्राई करना चाहिए कि आप रोज़ एक ही टाइम पर योगा प्रैक्टिस करें। आप उसका प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएं कि हमें इस टाइम पर योगा प्रैक्टिस करना है।
जब हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस सिर्फ योगा पर होना चाहिए एंड हमें कोई भी एक्स्ट्रा थॉट्स माइंड में लेकर नहीं आने हैं। देन जब हम योगासन प्रैक्टिस करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स प्योरीफाई होते हैं, और अगर कोई चीज़ प्योरीफाई हो रही है मतलब उस चीज़ से उसकी डर्ट रिमूव हो चुकी है। तो अगर इंटरनल ऑर्गन से डर्ट रिमूव हो रही है तो ये डर्ट कहाँ पर जाती है? ये जाती है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। इसका मतलब है कि अगर हमें इस डर्ट को रिमूव करना है तो योगा कंप्लीट करने के बाद हमें यूरिन को पास आउट करना होगा, सो दैट जो भी डर्ट उस तरफ गई है वो बाहर चली जाए हमारी बॉडी से एंड हमारी बॉडी में जमा ना हो। ओके। देन ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस इफ एनीवन फील्स टू अटेंड नेचर्स कॉल, अगर आपको लग रहा है कि योगा प्रैक्टिस में ही आपको वॉशरूम जाना है तो आप जाइए। आप ऐसा मत करिए कि हम अभी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम बाद में चले जाएंगे, उसको फोर्सफुली होल्ड बैक नहीं करना है, रोकना नहीं है, एंड यू हैव टू गो एंड अटेंड इट इमीडिएटली। ओके। अगर हमें योगा के टाइम खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो हमें उसे सप्रेस नहीं करना है, हमें उसे आने देना है। एंड अगर हमें प्यास लगती है योगा प्रैक्टिस के टाइम तो हम थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उसके आधे घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। तो वो बात थी कि जब आपने योगा को कंप्लीट कर लिया है, बट अगर योगा प्रैक्टिस के टाइम ही आपको प्यास लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। देन अगर आपको योगा प्रैक्टिस के टाइम स्वेटिंग हो रही है, तो अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो उसके लिए आप कोई क्लोथ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप उसे वाइप आउट कर लें। बट आप ट्राई करें कि एयर में अगर ऑटोमेटिकली ड्राई अप हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर ड्राई अप नहीं होता है ऑटोमेटिकली एंड आपको उससे इरिटेशन हो रही है तो आप उसको किसी क्लोथ या फिर अपने हाथ से ही आप उसको वाइप आउट कर सकते हैं। सबसे पहले योगा प्रैक्टिस में हमें आसन्स प्रैक्टिस करने चाहिए, फिर प्राणायाम, और फिर हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। देन जब हमने सभी योगा पोस्चर्स को कंप्लीट कर लिया है उसके बाद हमें शवासन प्रैक्टिस करना है। शवासन में हम क्या करते हैं, हम लेट जाते हैं एंड 2 to 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल रिलैक्स्ड ब्रीथिंग के साथ आप रिलैक्स करते हैं। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक पोस्चर अटेन नहीं करना है, सिंपली आपको लेट जाना है एंड रिलैक्स करना है। देन मूवमेंट शुड बी स्लो इन एवरी केस। जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी आसन है उसे आपको स्लोली परफॉर्म करना है, सडन मूवमेंट्स किसी भी आसन में परफॉर्म नहीं करने हैं। एंड कहीं पर अगर स्पेसिफाई किया जाता है कि सडन मूवमेंट है तो वहां पर परफॉर्म करेंगे, बट जनरली आपको योगासन स्लोली ही परफॉर्म करने होते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रीम्स ऑफ योगा। अब देखिए योगा के 4 पार्ट होते हैं एंड इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। सो योगा के 4 पार्ट हैं एंड इनके बारे में डिटेल्स भगवद गीता में भी अवेलेबल है। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड कर्म योग, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद राजयोग। महर्षि पतंजलि राजयोग को फॉलो करते थे। राजयोग में योगा प्रैक्टिस की जाती है ताकि हम अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकें। एंड ये कैसे करते हैं, अपने विल पावर के थ्रू, मीन्स अपनी इच्छा शक्ति के थ्रू हम अपने माइंड पर कंट्रोल करते हैं। राज योगा को फर्दर 2 योगा में क्लासिफाई किया गया है, बहिरंग योगा और अंतरांग योगा। तो ये जो 2 योगा हैं ये दोनों ओरिजिनेट होती हैं अष्टांग योगा से। अष्टांग योगा के 8 लिम्स होते हैं एंड इन्हीं 8 लिम्स को हमने क्लासिफाई किया है बहिरंग योगा और अंतरांग योगा में। तो सबसे पहले है बहिरंग योगा। बहिरंग का मतलब होता है एक्सटर्नल और आउटर पाथ। तो यहाँ पर एक्सटर्नल और आउटर पाथ में हम फर्स्ट 5 लिम्स की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी बहिरंग योगा का पार्ट होते हैं। देन अंतरांग योगा। अंतरांग मतलब हमारा इंटरनल या फिर इनर पाथ। सो हम यहाँ पर योगा के इनर पाथ की बात कर रहे हैं। इससे हम सेल्फ अवेकनिंग के प्रोसेस को समझते हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों लिम्स के बारे में। सो ये है राज योगा। देन नेक्स्ट टाइप इज भक्ति योगा। भक्ति योगा के फॉलोअर हैं रामानुज। इन्होंने अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया भक्ति योगा को स्प्रेड करने में। भक्ति योगा के थ्रू हम ट्राई करते हैं
ज़्यादा इमोशनल मैच्योर होने की एंड अपनी सोसाइटी के लिए सेल्फलेस सर्विस देने के लिए हमें अपनी सोसाइटी के लिए प्यार डेवलप करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति योगा के थ्रू। एंड इससे हमारे अंदर ब्रदरहुड का सेंस भी आता है, मतलब हम सभी भाईचारा रखें, ये चीज़ हमें भक्ति योगा सिखाता है। भक्ति योगा का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये मोह को प्रेम में बदलता है। मोह क्या है? कंडीशनल एंड डिजायरस फॉर्म ऑफ लव। मतलब हम अगर प्यार कर रहे हैं तो उसमें कोई कंडीशन है, हमारी कोई डिजायर है, इसलिए हम प्यार कर रहे हैं। बट अगर वो कंडीशन नहीं रही, डिजायर नहीं रही, तो प्यार भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कंडीशनल है। बट अगर हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये बन जाता है अनकंडीशनल एंड ट्रू लव, जिसे हम कहते हैं प्रेम। तो प्रेम क्या है? जहाँ पर कोई कंडीशन ना हो। एंड जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो ये हमेशा रहेगा एंड ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन या डिजायर पर बेस्ड नहीं होगा। तो भक्ति योगा को प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपनी डिजायर्स को सेक्रीफाइस करना होगा। मतलब हमारी कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, तभी हम प्रेम कर पाएंगे। और अगर हम प्रेम और शरणागति दोनों को मिला दें, शरणागति मतलब कंप्लीट सरेंडर, हम खुद को सरेंडर कर देते हैं, तभी ये भक्ति का रूप लेते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से हमें भक्ति योगा प्रैक्टिस करना है, अपने डिजायर्स को सेक्रीफाइस करना है और प्रेम और शरणागति दोनों मिलकर बनाएंगे भक्ति। भक्ति योगा के थ्रू हमारा माइंड सेटिस्फाइड होता है एंड एकदम शांत होता है। जब हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कोई भी इतनी मुश्किल प्रैक्टिस नहीं करनी है, इसलिए हम इसे ईजीएस्ट पाथ मानते हैं। जो हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं योगा के लिए, उसमें सबसे ईजीएस्ट पाथ भक्ति योग को माना गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी बाकी योगा टाइप्स में होती है। सो हम भक्ति योगा को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं जैसे एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। बट यहाँ पर हम ह्यूमंस के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आत्मा और परमात्मा की। मतलब हमारी सोल और सुपर सोल के बीच में जो कनेक्शन है उसे एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है भक्ति योगा। तो जो हमारी सोल है उसे सुपर सोल मीन्स परमात्मा से कनेक्ट करने में, भगवान के साथ अपना रिलेशन बनाने में हेल्प करता है भक्ति योगा। और भक्ति योगा के लिए सबसे ज़रूरी है डेडिकेशन, और ये प्योर डेडिकेशन होनी चाहिए। इसमें हमें अपने सेल्फ ईगो ऐसी सभी चीज़ों को ख़त्म करना होगा एंड इसमें हमें सेल्फलेस रहकर गॉड के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। भगवत पुराण में भक्ति के 9 फॉर्म्स दिए गए हैं। सबसे पहला है श्रवण, मतलब हमें भगवान की कहानियों को सुनना है। देन कीर्तन, इसका मतलब है हम भगवान के भजन गाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। देन स्मरण, हमें भगवान को हर समय याद करना है, अपने दिमाग में उनका नाम रखना है, उनकी इमेज को ध्यान रखना है ताकि हमारा हर पल उनके साथ हो। देन नेक्स्ट इज पद सेवना, इसका मतलब है कि हमें सेल्फलेस सर्विस देनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के सर्विस देनी है। देन अर्चना, इसका मतलब है कि हमें पूजा करनी है, भगवान को फल फूल ये सभी चढ़ाने हैं, ऑफर करने हैं। देन वंदना, इसका मतलब है हम भगवान को याद करते हैं और उनको अपनी सभी इच्छाएं पूछते हैं। हम पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम उनसे गाइडेंस मांगते हैं। एंड यहाँ पर जब हम वंदना की बात कर रहे हैं तो हम उनसे सिर्फ गाइडेंस मांग ही नहीं रहे हैं, बट हम उनसे हर चीज़ शेयर भी कर रहे हैं। देन दास्य, इसका मतलब है कि हम एक सर्वेंट वाला एटीट्यूड रखें कि हम भगवान के सेवक हैं एंड हमें अपनी सेवा देनी है। तो सेवा देने के लिए हमें अपने ईगो को भूलना होगा एंड हमें ईगोइस्टिक होकर नहीं, हमें सेल्फलेस होकर भगवान की सेवा करनी होगी। देन साख्य, इसका मतलब है कि हमें भगवान को अपना फ्रेंड मानना चाहिए। जिस तरह से हम अपने ट्रू फ्रेंड के साथ सभी चीज़ें शेयर करते हैं एंड वो हमें सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से अगर हम भगवान को भी अपना ट्रू फ्रेंड मानकर उनके साथ सभी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो भी हमें अपनी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते
हैं एंड हमें राइट पाथ दिखाते हैं। देन आत्मनिवेदन, इसका मतलब है कि हम अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान को। एंड इससे क्या होता है कि ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा डिजायर्स होते हैं, ना ही कोई फियर होता है, हमें कोई डाउट भी नहीं होता है। हम हर चीज़ भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं क्योंकि हमने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। तो ये थे 9 फॉर्म्स जो भक्ति के लिए भगवत पुराण में दिए गए हैं। देन नेक्स्ट इज ज्ञान योग। ज्ञान योग आपकी टेक्स्ट बुक में इसी तरह से मेंशन्ड है एंड इवन अगर आप कहीं और किसी और रिसोर्स में देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह से मेंशन्ड होता है, बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के फॉलोअर थे आदि शंकराचार्य एंड इन्होंने इसको स्प्रेड भी किया। ज्ञान योग में हमारा मेन मोटिव होता है कि हम अपने दिमाग को और ज़्यादा शार्प बनाएं, अपनी थिंकिंग को क्लियर और फोकस्ड बनाएं ताकि हम खुद को समझ सकें, मतलब हम अपनी सोल को समझ सकें। इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 फेजेस होते हैं ज्ञान योगा में। सबसे पहला है श्रवण। इसका मतलब है हम सबसे पहले नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी ज्ञान है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हम कोई बुक पढ़ सकते हैं या हम किसी का लेक्चर सुन सकते हैं, हम कोई वीडियो देख सकते हैं। जिस भी चीज़ से हमें ज्ञान मिल रहा है सबसे पहले हम उस ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हमें न्यू आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज मनन। इसका मतलब होता है हम यहाँ पर उसी नॉलेज को जो हमने फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट फेज में गेन की है उसी नॉलेज के बारे में और डीपर थिंकिंग करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं एंड डीपर थिंकिंग से हमें ये और अच्छे से समझ में आती है। फिर आती है थर्ड स्टेज निधि ध्यासन। इसमें हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, मतलब जो चीज़ें अभी तक हमने सिर्फ थियोरेटिकली सीखी हैं या फिर उन्हें बस समझा है, अब हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। यहाँ पर इसी पार्ट में हम अपने इनर एक्सपीरियंसेस को भी समझते हैं। हम समझते हैं कि क्या रियलिटी है और क्या परमानेंट है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं। ज्ञान योग का अल्टीमेट एम है कि हम अपनी रियलिटी को समझ पाएं, हम ये समझ पाएं कि हमारी सोल ही परमानेंट है और यही रियलिटी है एंड हम इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएं अपनी बॉडी से। यही हमारा अल्टीमेट एम होता है ज्ञान योगा में। और जब हम ज्ञान योगा प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेगा वो सभी वर्ल्डली डिज़ायर से फ्री हो जाता है। मीन्स कोई एक्स्ट्रा डिज़ायर नहीं रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में ही कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डिज़ायर्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स सभी के लिए कॉमन होंगी बट डिज़ायर्स हर किसी की टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, ये भी हो वो भी हो, ये सभी डिज़ायर्स होती हैं। तो इन सभी से फ्री होना, और फिर जब हम इन सभी से फ्री हो जाएंगे तो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि जो है ठीक है और हम उस चीज़ में सेटिस्फाइड होते हैं एंड हम कंटेंटमेंट अचीव करते हैं। ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और ये कैसे होगा? थ्रू ज्ञान योग। नेक्स्ट टॉपिक इज कर्म योगा। कर्म योगा का मेन सोर्स है भगवत गीता, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में बताया था एंड फिर इसको फर्दर एलैबोरेट किया स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें एक्शंस करने चाहिए। जब हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो हमें डिटैच रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है एंड इसमें एसेंस ये है कि जब भी आप कोई भी काम करेंगे और अगर आप उसके फल की चिंता किए बिना अपना काम करेंगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। 3 तरह के कर्म होते हैं। सबसे पहला है तामसिक कर्म, मीन्स ऐसे एक्शंस जो वायलेंट होते हैं, मीन्स इसमें हम किसी और को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देन राजसिक कर्म, ये कर्म ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हम उस काम को करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, उन्हें फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं।
एंड इसमें हमारा एक मोटिव छिपा होता है, तभी हम वो काम कर रहे हैं। अगर वो मोटिव नहीं होगा तो हम वो काम भी नहीं करेंगे। देन फिर आते हैं सात्विक कर्म। सात्विक का मतलब होता है हम हर अटैचमेंट से फ्री हैं, डिटैच्ड हैं हर चीज़ से। ना ही हम उस काम को किसी के फेवर में कर रहे हैं और ना ही हम उस काम को किसी के अपोजिट कर रहे हैं। हम उस काम को कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है वही हमारी ड्यूटी है, वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं सात्विक कर्म। जब हम बिना किसी अटैचमेंट के वो काम कर रहे हैं, मतलब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, एंड उसमें हमारा कोई भी ईगो नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, और ना ही उस चीज से किसी और को नुकसान हो रहा है, वो होता है सात्विक कर्म। देन नेक्स्ट टॉपिक अष्टांग योग। हमने अष्टांग योगा के बारे में पहले भी पढ़ा था, जहाँ पर हमने राज योगा का डिस्कशन किया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था राज योगा के जो दो पार्ट थे, बहिरंग योगा और अंतरांग योगा, ये दोनों ही कहाँ से आते हैं? अष्टांग योगा से। अष्टांग योगा के 8 लिम्स को ही हमने डिवाइड किया था। जो फर्स्ट 5 लिम्स थे ये सभी प्रेजेंट थे बहिरंग योगा में, और जो लास्ट 3 लिम्स थे ये प्रेजेंट थे अंतरांग योगा में। तो हमने जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, हम उसी को थोड़ा और डिटेल में अब समझने वाले हैं। तो देखिए, यम और नियम, इनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है। बाकी सभी टॉपिक्स हम धीरे धीरे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। यहाँ पर हमें बस उनके बारे में ब्रीफली समझना है। आसन, इसका मतलब होता है बॉडी पोस्चर्स। अलग अलग टाइप के आसन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन प्राणायाम, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिससे हम अपने प्राण के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इस चीज के बारे में हमने शुरू में डिस्कशन भी किया था। देन प्रत्याहार, मतलब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। देन धारणा, इसमें हम कंसंट्रेट करते हैं, हम सेल्फ अवेयर होने की कोशिश करते हैं। ध्यान, डिवोशन, मेडिटेशन ऑन द डिवाइन। ध्यान का मतलब होता है हम मेडिटेशन करते हैं एंड सुपर सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। देन समाधि, यूनियन विद द डिवाइन। मीन्स ये जो पहली स्टेट थी ध्यान, यहाँ पर तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा यूनियन हो जाता है सुपर सोल के साथ, डिवाइन के साथ, तो वही स्टेट होती है समाधि। देन सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लिम्ब के बारे में। फर्स्ट लिम्ब है यम। यम का मतलब होता है यूनिवर्सल मोरालिटी। मतलब हमें ये समझाया जाता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा फंडामेंटल नेचर क्या है। फंडामेंटल नेचर है कंपैशनेट होना, जनरस, ऑनेस्ट एंड पीसफुल होना। ये हमारा फंडामेंटल नेचर है एंड हमें इसी को फॉलो करना है। तो जब भी हम कोई काम करें, हम किसी से बात करें या किसी से मिले, तो हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, ये चीज़ हमें सिखाते हैं यम। तो हमारा एटीट्यूड बाकी लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, यही चीज़ हमें बताने वाले हैं यम। यहाँ पर 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हम इन सभी के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, बट ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स होते हैं अहिंसा के। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस ना करें, ना ही हम किसी को मारें, ना ही हम किसी को पीटें। इस तरह का बिहेवियर हमें शो नहीं करना है। देन उसके और एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। सपोज करते हैं कि कोई पर्सन रोड पे चल रहा था और वो गिर गया है एंड उसकी हेल्प करने कोई भी नहीं आया, बट हमने तो देखा ना, तो हमें थॉटफुल कंसिडरेशन करते हुए उसकी हेल्प करनी है। हमें पता है कि वो पर्सन गिर गया है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमें जाकर उसकी हेल्प करनी है। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खुद वायलेंस ना करें। अगर आपको दिख रहा है कि कोई पर्सन प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी हेल्प करें, तभी आप अहिंसा शो कर रहे हैं। एंड इसका मतलब है कि आपको सभी लिविंग थिंग्स के लिए कंपैशनेट रहना है, काइंड रहना है, फ्रेंडली रहना है। अंडरस्टूड? सत्य, इसका मतलब होता है कि आपको सच बोलना है। अब देखिए, इस यम को कभी कभी मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, मतलब थोड़ा गलत समझ लेते हैं हम सोचते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, हमें सच ही बोलना है, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कि 2 किडनैपर्स हैं एंड उन्होंने किसी लड़की को किडनैप कर लिया है। अब वो लड़की भाग कर आती है एंड आपके आसपास कहीं छुप जाती है। तो आपको पता है
है, आपने देखा है कि वो लड़की कहाँ पर छुपी हुई है। अब वो 2 किडनैपर्स जब आएँगे और आपसे पूछेंगे कि वो लड़की कहाँ पर है, तो क्या आप बता देंगे? अगर आप बता देंगे तो आप सच तो बोल रहे हैं, बट उससे होगा क्या? वो किडनैपर्स उसे फिर से ले जाएँगे एंड हो सकता है उसकी जान को भी खतरा हो। तो ऐसे में आपको सच नहीं बोलना। बट क्या ऐसे में आप झूठ बोलेंगे? हो सकता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, तो उसमें आप कुछ ना कहें। वो ज़्यादा बेहतर है, इससे अच्छा कि आप कुछ कहें और किसी और को हार्म हो जाए, इससे अच्छा है कि आप कुछ ना कहें। तो इसलिए हमेशा सच बोलना भी ठीक नहीं रहता है, कभी-कभी हमें चुप भी रहना होता है। तो इसलिए जब हम सत्य की बात कर रहे हैं, तो हमें ये कंसिडर करना होगा कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और वो चीज़ दूसरे पर्सन को कैसे अफ़ेक्ट कर रही है। और अगर हमें पहले से ही पता है कि अगर हमने सच बोला और उसके कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो तभी हम ये जो सारे यम हैं इन्हें प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होने चाहिए। सत्य को कभी भी क्लैश नहीं करवाना है अहिंसा के साथ। अगर हमने उस किडनैपर को बता दिया कि वो गर्ल कहाँ है, तो हो सकता है वो उसके साथ किसी फॉर्म का वायलेंस करें, इसका मतलब अहिंसा यहाँ पर क्लैश हो रही है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी यम एक दूसरे के साथ क्लैश ना हो, इसी तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए। ओके। देन नेक्स्ट इज अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। यहाँ पर हम सिर्फ पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है। मतलब हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो हमें बिलोंग नहीं करती या फिर हमारे पास उसकी परमिशन नहीं है। सपोज करते हैं कि हमने किसी पर्सन की कोई भी चीज़ ले ली है, बट हमने उसको इन्फॉर्म नहीं किया है, ना ही हमने उससे परमिशन मांगी है, तो ये भी एक चोरी है। आपने भले ही उसे गलत पर्पज से यूज ना किया हो उस चीज को, बट आपने उसकी बिना परमिशन के लिया ना, जिसको वो बिलोंग करती थी, तो वो भी एक तरह की चोरी है। देन अगर आप किसी चीज को बोरो करते हैं, आपने परमिशन तो ली है, बट जब आपने उसको जो पर्पस बताया, आप उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं जो आपने उसके ओनर को इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो भी एक तरह की चोरी है। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से कोई चीज बोरो कर रहे हैं, बट आपने बोरो की थी सिर्फ एक दिन के लिए और आप उसे रिटर्न कर रहे हैं एक वीक के बाद, तो वो भी एक तरह की चोरी ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आपने उन्हें पूरी बात इन्फॉर्म नहीं की कि हम आपकी चीज़ बोरो तो कर रहे हैं, बट कितने टाइम के लिए, आपने उसे गलत टाइम बताया, तो वो भी चोरी का ही पार्ट है। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी चीज़ अगर यूज़ करनी है जो किसी और पर्सन को बिलोंग करती है, तो हमें उसकी परमिशन लेनी है। हमें उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है जिस पर्पस के लिए हमने उसे इन्फॉर्म किया है, और हमें उसी टाइम में उस चीज़ को रिटर्न करना है जिस टाइम के लिए हमें वो परमिशन मिली है। देन नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य। इसका मतलब होता है सेंस कंट्रोल। हमें अपने सभी सेंसेस को कंट्रोल में रखना होगा। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने हैं जिससे हमारी हाईएस्ट ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। मतलब हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है सेल्फ अवेयरनेस को अचीव करने के लिए, एंड हमें अपनी एनर्जी को सेल्फ अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए यूज़ करना होगा, ना कि किसी को हार्म करने के लिए। देन नेक्स्ट इज अपारिग्रह। इसका मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा वेल्थ एक्वायर एंड होल्ड नहीं करनी है। मतलब हमें औरों को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जो हमने अर्न किया है सिर्फ वही हमारा है, एंड अगर हम उससे ज़्यादा कुछ भी ले रहे हैं, मतलब हम किसी और को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम किसी और के हिस्से का ले रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कंज्यूम करना है, एंड अगर हम उससे ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम किसी और के हिस्से का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसकी वजह से दूसरा पर्सन सफ़र करेगा। तो इसलिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होल्ड नहीं करनी है, एक्वायर नहीं करनी है। एंड इसके लिए हमें ये समझना होगा कि इम्परमानेंस और चेंज सिर्फ यही कांस्टेंट है। मीन्स कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट रहेगी। हर चीज़ नेचर में चेंज होती रहती है, एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट।
जब हमने यम की बात की थी तब हम ये बात कर रहे थे कि हमारा दूसरे लोगों के लिए दूसरी चीज़ों के लिए कैसा बिहेवियर एंड कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं नियम की, तो नियम में हम खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेंस के लिए रूल्स को डिस्कस करते हैं। हमें खुद के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, खुद किस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, एटीट्यूड रखना चाहिए खुद के लिए, ये सभी चीज़ें हमें नियम सिखाते हैं। 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धन। सबसे पहला है शौच। इसका मतलब होता है प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब है कि हमें अपनी आउटर बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स दोनों को प्योरीफाई रखना है, क्लीन रखना है। सबसे पहले हम आउटर क्लीनिनेस की बात करेंगे, तो आउटर क्लीनिनेस में हम अपनी बॉडी को बाहर से क्लीन रखते हैं। एंड इनर क्लीनिनेस के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट आसन्स परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्योरीफाई होते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर सिर्फ हम फिजिकल क्लेंजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे माइंड में अच्छे थॉट्स होने चाहिए। अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो भी इम्प्योरिटी का ही पार्ट है। तो इसलिए हमें अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, अच्छे थॉट्स रखने चाहिए एंड कोई भी डिस्टर्बिंग इमोशन या थॉट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट नियम है संतोष। इसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। मीन्स हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए, उसी के साथ पीसफुल होना चाहिए। हम इस चीज़ के लिए खुश हों कि हमारे पास क्या है एंड इस चीज़ के लिए दुखी ना हो कि हमारे पास क्या नहीं है। यही होता है संतोष। तो इससे हम सभी सर्कमस्टांसेस में आसानी से जी सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। बट अगर हम हर समय यही सोचते रहेंगे कि हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास वो भी नहीं है, और इस वजह से आप उदास रहेंगे, तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहें। एंड यस, डेफिनेटली आपको और अच्छा अचीव करने के लिए काम करना है, बट जब तक आपके पास और कुछ नहीं है तब तक आपको उसके लिए दुखी भी नहीं होना है। तो जो आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होंगे, एंड जो आपके पास है उसके लिए खुश होंगे एंड थैंकफुल रहेंगे। देन तपस। इसका मतलब होता है डिसिप्लिन यूज ऑफ आर एनर्जी। मतलब हमारे पास जो एनर्जी है हम उसे अपने काम में बेस्ट तरह से यूटिलाइज करें। हम हर चीज़ पर अटेंशन दें। हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, हमारे ब्रीथिंग पैटर्न कैसे हैं, हम हर चीज़ पर अटेंशन देते हैं। एंड हम अपने इनर अर्जेस को कंट्रोल करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की हमें समझ होती है और हम अपनी एनर्जी कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी पढ़ने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एनर्जी रील्स को स्क्रॉल करने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिसिप्लिन यूज कौन सा होगा, पढ़ने के लिए। तो इसलिए हमें अपनी एनर्जी का डिसिप्लिन यूज करना है। देन नेक्स्ट इज स्वाध्याय। इसका मतलब होता है सेल्फ स्टडी। मीन्स हम खुद के बारे में अध्ययन करते हैं, हम खुद की इंक्वायरी करते हैं, हम कहाँ पर स्ट्रेंथ्स रखते हैं, कहाँ पर हमारी लिमिटेशंस हैं, ये सभी चीज़ें हम समझते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस बनते हैं, आपको खुद के बारे में पता चलता है, वो होता है स्वाध्याय। देन नेक्स्ट इज ईश्वर प्राणी धन। इसमें हम ये मानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा का पार्ट है। मीन्स हमारी सोल सुपर सोल का पार्ट है। सोल मतलब आत्मा, सुपर सोल मतलब परमात्मा। तो हमारी आत्मा परमात्मा का पार्ट है। मीन्स एक ऐसी ओमनी प्रेजेंट फोर्स, मतलब जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, ये हर जगह प्रेजेंट है और ये हर किसी को गाइड करता है, हर किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है, कहाँ पर क्या करना है। ये गाइडेंस हमें उसी ओमनी प्रेजेंट फोर्स, उसी परमात्मा से मिलती है। देन नेक्स्ट टॉपिक हठ योग। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया था, जहां पर हमने समझा था ये मॉडर्न योगा का एक फॉर्म है जिसे हम फिजिकल योगा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हठ योग में हठ का मीनिंग समझते हैं। हठ दो वर्ड से मिलकर बना है, ह ठ। ह का मतलब होता है ईडा नाड़ी, जिसका मतलब है लेफ्ट नोस्ट्रिल, और ठ का मतलब होता है पिंगला नाड़ी, मतलब राइट नोस्ट्रिल। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था नाड़ी क्या होती है। बेसिकली वो एनर्जी चैनल जिससे हमारा जो प्राण है, जो हमारा लाइफ फोर्स है, वो फ्लो करता है। तो 3 तरह की नाड़ी होती हैं, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी। सूक्ष्म नाड़ी मतलब सेंट्रल। तो यहाँ पर जब हम हठ योग की बात कर रहे हैं तो इसमें ये जो वर्ड बना है ये 2 वर्ड से बना है, ह और ठ। देन
नाड़ी, हमने इसका मीनिंग भी डिस्कस किया। तो हर्ट का ये मतलब है कि हमें एक बैलेंस बनाना होगा दोनों नोस्ट्रिल्स के बीच, लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, ताकि जो हमारी वाइटल एनर्जी है, मतलब हमारा जो लाइफ फोर्स है, प्राण, वो प्रॉपरली फ्लो हो पाए। और जब हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ईडा और पिंगला नाड़ी ये दोनों प्योरीफाई हो जाते हैं, और प्योरीफाई होने से क्या होगा, कुंडलिनी राइज करेगी, जिसकी वजह से हमारे प्राण सेंट्रल चैनल मींस सुषुम्ना नाड़ी से फ्लो करने लगते हैं। तो इसलिए हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं सो दैट हमारे प्राण का फ्लो बैलेंस हो पाए। देन नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू योगिक प्रैक्टिस। सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार एंड आसन, इन सभी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम योगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली हार्ड योगा आसन या एडवांस्ड योगा आसन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में हम कुछ ऐसे प्रिपरेशन के लिए एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है योगा करने के लिए। अगर हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तभी हमें योगा का प्रॉपर बेनिफिट मिल पाता है, उससे प्रॉपर रिजल्ट्स मिल पाते हैं। तो इसलिए हमें डायरेक्टली योगा स्टार्ट नहीं करनी है, हमें उससे पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना होगा। सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ताकि हमारा माइक्रो सर्कुलेशन इंक्रीज हो पाए, इसलिए हम सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, इसमें हमें कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। हैंड इन एंड आउट, हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग, एंकल स्ट्रेच ब्रीथिंग, रैबिट स्ट्रेच ब्रीथिंग, टाइगर ब्रीथिंग एंड डॉग ब्रीथिंग, ये सभी अलग अलग ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस हैं जो हमें सूक्ष्म व्यायाम में प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारी बॉडी का माइक्रो सर्कुलेशन इंक्रीज हो पाए एंड हम योगा के लिए प्रिपेयर हो पाए। आपकी टेक्स्ट बुक सीबीएसई स्टडी मटेरियल में इन सभी के लिए स्टेप्स एंड इमेजेस गिवन हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, बट इस वीडियो में हम इन्हें कवर नहीं कर रहे हैं जितने भी स्टेप्स गिवन हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेप्स कवर किए जाएं एंड आपको इसके बारे में भी समझाया जाए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अभी तक हमने सूक्ष्म व्यायाम डिस्कस किया जिससे हम अपने माइक्रो सर्कुलेशन को इंक्रीज कर रहे थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्थूल व्यायाम। इससे हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्टली आप हार्ड योगासन ट्राई करेंगे जिसमें आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव करना है, तो डिफ़िकल्ट होगा। बट अगर आपने पहले से ही इस तरह की एक्सरसाइजेस की हैं जैसे यहाँ पर रिकमेंडेड हैं, तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी पार्ट्स पहले से ही फ्लेक्सिबल हो जाएंगे एंड आसानी से आप योगा आसन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के स्थूल व्यायाम गिवन है। टो बेंडिंग, एंकल रोटेशन, नी बेंडिंग, नी रोटेशन, नी कैप टाइटनिंग, हाफ बटरफ्लाई, फुल बटरफ्लाई, वेस्ट रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, नेक बेंडिंग, नेक रोटेशन, एल्बो स्ट्रेचिंग। ये सभी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, ये सभी स्थूल व्यायाम का पार्ट हैं जिससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी एंड हम इजीली जो एडवांस्ड योगा आसन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें उन योगा आसन का पूरा बेनिफिट भी मिलेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक, सूर्य नमस्कार। इसका मतलब होता है सन सैल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार में 12 योगा पोजेस का एक सेट होता है जो हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में परफॉर्म करना होता है। ये इंटेंसिव फिजिकल एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है, जिससे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स वार्म अप हो जाते हैं एंड इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस भी इम्प्रूव होती है। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आसन। आसन एक संस्कृत वर्ड है जो हम फिजिकल पोस्चर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। आसन का मतलब होता है एक ऐसी स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन जिसमें हम कंफर्टेबली रिलैक्स्ड मैनर में बहुत टाइम तक रह सकते हैं। जब हम रेगुलरली योगासन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ऑल ओवर बॉडी को बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे मसल्स, जॉइंट्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, माइंड, सभी को बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, हमें आसन रेगुलरली प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। हमारे मसल्स एक सेफ एंड इफेक्टिव वे में स्ट्रेच हो पाते हैं। देखिए, जब भी हम कोई आसन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे मसल स्टिफ हो जाते
जाते हैं। बट अगर हम रेगुलरली योगा आसन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमारे मसल्स एक सेफ वे में स्ट्रेच्ड रहेंगे, तो उससे कभी भी ओवर स्ट्रेचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले से वो स्टिफ नहीं है, वो स्ट्रेच्ड हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन इज इंक्रीज्ड। देन जॉइंट्स ज़्यादा मोबाइल बन जाते हैं। मतलब जब हम आसन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं इंक्लूडिंग द जॉइंट्स, तो जब जॉइंट्स रेगुलरली मूव करेंगे तो वो मोबाइल रहेंगे एंड आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगी। देन फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। अगर कभी आपको कोई इंजरी हो भी जाती है तो आप उससे जल्दी रिकवर कर पाएंगे अगर आप ऑलरेडी आसन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक प्रॉपर कंडीशन में है, तो अगर इंजरी हो भी गई तो वो फास्टर रिकवरी कर पाएगी। बट अगर आप आसन प्रैक्टिस नहीं करते तो उसी इंजरी से आपको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। देन जब आप रेगुलरली आसन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं, प्रॉपरली स्ट्रेच रहती हैं, जिस वजह से मसल्स को प्रॉपर सप्लाई मिलता है ब्लड का, एंड इस वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है, हम अपने सभी काम आसानी से कर पाते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।